हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को यहाँ फिनिश कर देंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग मीनिंग, उसके डेफिनेशन, यूजेस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि यूज़र्स कौन होते हैं, है ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी तो जाती है अपने फर्म की साइड से, लेकिन उसे यूज़ कौन करता है, किसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यानी स्टार्ट करते हैं हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कौन करता है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। देन इंटरनल यूज़र्स, देन एक्सटर्नल यूज़र्स। देन इंटरनल यूज़र्स जैसा कि नाम से क्लियर है, इंटरनल मीन्स जो अंदर के होते हैं, है ना। अंदर से मतलब जो फर्म के अंदर होगा। फर्म के अंदर कौन होगा, उसका मैनेजमेंट। इंटरनल यूज़र्स में कौन आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाता है। मैनेजमेंट में ये लोग एनुअल रिपोर्ट, इनको इसकी रिक्वायरमेंट होती है एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट के अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया, हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है आपके लिए। इसमें आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इंटरनल यूज़र्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, हम शॉर्ट में बता दें। कैश है ना, आपकी फर्म में इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, माने कितना कैश आया और कितना कैश गया, इसका एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसका डिटेल आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, इतना समझ लें बस। चलते हैं आगे एक्सटर्नल यूज़र्स के साइड। एक्सटर्नल यूज़र्स, इनके अलावा, मैनेजमेंट के अलावा जितने भी लोग होते हैं वो सब हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूज़र्स टू अस, जैसे शेयर होल्डर्स, प्रोप्राइटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं वो लोग, पब्लिक, और भी जो भी आपको दिमाग में आ जाए वो सारी चीज़ें, ये सब हमारे कौन हो जाते हैं, ये हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, जो हमारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं लेकिन एक्सटर्नल तरीके से। क्लियर, चलते हैं आगे। इन्फॉर्मेशन तो जा रही है ना, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो अच्छी हो हमारी वो कैसी होनी चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन शुड भी कैसी होनी चाहिए, एक तो ये होनी चाहिए रिलायबल। रिलायबल मीन्स जिस पर हम इजीली ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। इट मीन्स जो भी चीज़ें दी जाएँ वो कैसी हो, रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें जो ये पॉसिबल हो कि जब ये बाहर निकल के आए तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी झगड़ा अंदर ना हुआ हो, है ना, मतलब इम्पार्शियल हो पूरी तरीके से, जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर सकें। रिलायबल क्लियर है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड आ जाता है रेलिवेंस होता है। तो रेलिवेंस मीन्स होता है जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो अकाउंटिंग सर्विसेज से ही रिलेटेड हो, उसके अलावा की चीज़ों की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए। बाकी कि किसी भी एक पर्सनल, जैसे पार्टनर के बारे में कोई बात को कह देना या किसी भी और चीज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, अंडरस्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो हम दे रहे हों कैसा होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसी से रिलेटेड, जैसे इस टाइम हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं ना, तो हम सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाएं, इसमें हम इको का या बीएसटी का नहीं लेकर के, है ना। तो अंडरस्टेबिलिटी होनी चाहिए। और क्या ना, कैसा होता है ये कंपैरेटिबिलिटी, कि अगर हम अकाउंट्स को एक नज़र में देखें तो बैलेंस शीट्स 2 साल की अगर हम बैलेंस शीट रखते हैं तो हम 2 ईयर्स की बैलेंस शीट से अपने 2 सालों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट था, इस साल में कितना प्रॉफिट है, या लास्ट ईयर में क्या हुआ था, इस साल में क्या हुआ था, या अपनी फर्म को किसी और फर्म के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस इन्फॉर्मेशन में ये 4 क्वालिटी का होना कंपलसरी है। रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेटिबिलिटी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट टॉपिक आपके इसका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ 2 सिस्टम हैं जो फेमस हैं। एक तो डबल एंट्री सिस्टम है, दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम है। शॉर्ट में बता देंगे बिल्कुल हम आपको। डबल एंट्री सिस्टम ये डेवलप हुआ था 1494 में बाय इटालियन
थे ये, हम इसको उनको इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं, या जो अकाउंटेंसी के ही जनक माने जाते हैं, कह सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को इन्होंने ही इन्वेंट किया था। इटालियन थे ये, लूका पैसियोली। नाम क्लियर हो रहा है आपको? 1494 में इन्होंने डेवलप किया था। अच्छा, आ जाते हैं, इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम क्यों रखा गया? डबल एंट्री सिस्टम इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये 2 एस्पेक्ट में काम करता है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड को DR कहते हैं शॉर्ट में, क्रेडिट साइड को CR कहते हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का, क्या होते हैं डबल, ये 2 एस्पेक्ट मीन्स क्या हो गया? जैसे माना हमने अपनी फर्म में कोई भी गुड्स परचेज़ की, ठीक है, माना हमने 1 लाख रुपीज़ का कोई भी परचेज़ किया है, ठीक है, ये परचेज़ हो गया, कैश में परचेज़ किया है हमने, ठीक है। तो क्या परचेज़ करने से गुड्स हमारे पास आई हैं और कैश हमारे पास से गया है। तो ये रूल है, जब हम एंट्री सिखाएंगे उसका रूल बताएंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारी फर्म में आती हैं वो सब डेबिट हो जाती हैं, ठीक है। व्हाट कम्स इन, डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, ये रूल याद रखेंगे, एंट्रीज कभी गलत नहीं होंगी आपकी। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? व्हाट गोज़ आउट, जो बाहर चला गया सारा वो क्रेडिट हो जाता है आपका, ठीक है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सब डेबिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनकम जितनी होगी वो सब हमारी क्या बोला था मैंने, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट हो जाते हैं, तो इनकम होगी वो हमारी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का माल हमने यहाँ पे कुछ भी ख़रीदा है, जैसे है ना, गुड्स खरीदे हैं, एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश। इसी चीज़ को एक बार हम 1 लाख रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, 1 लाख रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, मैंने 2 बार एंट्री हो गई इसकी। एक बार उसी चीज़ को हमने डेबिट लिखा, फिर उसी अमाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसलिए इसके 2 पार्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ये इतना, यहाँ पे एंट्री भी समझ जाएंगे आप आराम से। ये बताया हमने, जो भी चीज़ें आती हैं या वो डेबिट होती हैं, जो जाती हैं सारी क्रेडिट हो जाती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया डबल एंट्री सिस्टम क्या चीज़ होती है। चलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की साइड। ये सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे नाम से क्लियर है इसका, ये सिंगल रहती हैं, इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती हैं, ठीक है। सारे क्या है इसमें, देखो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते, है ना। ये इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। क्यों है? रीज़न क्या है? क्योंकि कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स में सिर्फ इसमें मेंटेन किए जाते हैं और कुछ मेंटेन ही नहीं किया जाता, है ना। और ये साइंटिफिक नहीं होती है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है। सिर्फ जो स्मॉल ट्रेडर्स है ना, जैसे छोटी छोटी जिनकी दुकानें होती हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री का काम होता है इसमें। सिर्फ जैसे उन्होंने शॉर्ट में, जैसे हमने यहाँ पर डबल में किया ना, वो शॉर्ट में काम करते हैं, सिर्फ उनको याद रखने के लिए कि हाँ इतने कस्टमर आए थे और इतना इतना सामान हमारे पास से गया, इतना हमने ख़रीदा और इतना हमने बेचा, इतना हमने क्रेडिट पे हमने किसी को सेल कर दिया, इतना वापसी हुआ। जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक। लास्ट आपका टॉपिक आया था कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका आखिर हमारे लिए क्या रोल है। क्या रोल है बिज़नेस में, एज ए बिज़नेस। तो बिज़नेस एज अ लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, हमने इसको पहले भी डिस्क्राइब किया था, है ना, कि अकाउंटिंग हमारी क्या होती है? बिज़नेस की लैंग्वेज होती है। जैसे हम लोग मुँह से बोलते हैं, आप इस टाइम जैसे मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही बिज़नेस की जो लैंग्वेज होती है वो क्या है? अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के बिना आप बिज़नेस को नहीं समझ सकते हैं, ठीक। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये। कैसे पता चलेगा कि कोई भी फर्म आगे बढ़ रही है, कम हो रही है, स्टेबल हो गई है, कैसे पता चलेगा? तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और जैसे हमने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, देन बैलेंस शीट बनती है। तो ये रिकॉर्ड्स रखता है, पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स के ही बेस पर हम ये पता लगा लेते हैं कि ये फर्म इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। और क्या हो गया? रोल एज ए सर्विस एक्टिविटी। और इसका काम ही क्या होता है? ये दूसरों को सर्विस एक्टिविटी, काम ही इसका सर्विस देना है ना। जब तक सर्विसेज नहीं होंगी तब तक अकाउंटिंग का कोई मीन ही नहीं रह जाता। आई थिंक दिस इज़ क्लियर फॉर यू। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हमने प्रिपेयर किया है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके में आ सकते हैं, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है ना। अब थ्योरी को ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको जो हमने सब समझाया वही क्वेश्चंस हैं। जैसे डिफाइन अकाउंटिंग, नेम एनी 2 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, नेम 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस बताई थी ना। उसके बाद डिफाइन बुक कीपिंग, राइट टू एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी, राइट एनी 4 क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैसी होनी चाहिए अभी बताई थी, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होनी चाहिए, वो क्वालिटेटिव फीचर्स पूछ रहे हैं। हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस, कौन होते हैं इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट। व्हाट डज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। FIVs भी आते हैं आपके यहाँ, जैसे ब्लैंक है, इज़ द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन सिर्फ बुक कीपिंग के अंदर होता है, तो बुक कीपिंग आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इज़ द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग या इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अकाउंटेंसी आएगा। नेम द स्टेप्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो जितने भी स्टेप्स हमने जैसे बताए हैं आपको एज इट इज़ उसके स्टेप्स यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस के लिखने होंगे। एंड लास्ट, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग, जो एंड प्रोडक्ट होता है अकाउंटिंग का वो क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन आज मेरा क्लियर है आप लोगों को, आप इसके आंसर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर भी आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं क्लियर होती है, कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर आपको कोई सजेशन मुझे देना हो कि और हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं जो नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताएं तो उसमें हम इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ हम जल्दी ही आपके सामने होंगे। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपने, और आपको सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।